Hello everyone. Now we are going to take the poem Trees written by Emily Dickinson from the book Prudence, class 12th English Literature. तो हम देखते हैं ट्रीज जो एमिली डिकिंसन ने लिखी है। सबसे पहले पोइटिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट द पोइट। Emily Elizabeth Dickinson was an American poetess born in Amherst, Massachusetts. अमेरिका में पैदा हुई थी, मैसाचुसेट्स में। She is regarded as one of America's quintessential poets of the 19th century. Quintessential means सर्वोत्कृष्ट। तो वो अमेरिका की 19वीं सदी की सर्वोत्कृष्ट कवियों में से एक है। She lived an introverted and hermetic life. एक अलग थलग से एकाकी जीवन, अंतर्मुखी जिसे कहते हैं लाइफ, वो उन्होंने जी। एंड पब्लिश्ड वेरी फ्यू ऑफ हर पोएम्स इन हर लाइफ टाइम। और उनके जीवन काल में बहुत ही कम कविताओं को उन्होंने प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया। Her compositions, 1789 poems in all, were published posthumously. Posthumously means मरणोपरांत, उनकी मृत्यु के बाद। तो उनकी रचनाएं 1789 1789 कविताएं जो थी उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। Her poetry is characterized by unconventional capitalization and extensive use of dashes along with unusual imagery and lyric style. उनकी जो कविताएं हैं गैर पारंपरिकता, अनकन्वेंशनल के रूप में उनको चित्रित किया जाता है, जिसमें कि अत्यधिक उपयोग किया गया है गैर पारंपरिकता के रूप का। इसमें असाधारण बिंब चित्रण और गीत का तरीका भी साथ है। अलॉन्ग विथ अनयूजुअल इमेजरी, असाधारण बिंब चित्रण, और लिरिक स्टाइल मीन्स गीत का तरीका। नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू द पोएम और अबाउट द पोएम। कविता का परिचय हम देखते हैं। The poem describes a beautiful cloudy summer's day and depicts how the sun appears and disappears behind the clouds. कविता में खूबसूरत बादलों से आच्छादित गर्मी के दिन का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि सूर्य किस प्रकार से appears and disappears दिखता है और बादलों की ओट में छिप जाता है। It is a overcast sky that can unfold the sun till eternity. ये बादलों से आच्छादित आकाश जो सूर्य को ढक लेता है जब तक कि ये शाश्वत है, eternity. But the whimsical sun comes out at times to do his duty as to help the orchards grow, the birds and snakes and many other lives to sustain. बादलों के ढक लेने के बाद भी सूर्य बार बार बाहर आता है क्योंकि उसे अपने कुछ काम करने होते हैं। सन की विम्सिकल, सूर्य कई बार अपने कार्य को करने बाहर आ जाता है जिससे वे फूलों की क्यारियों को बढ़ने में सहायता प्रदान करे और पक्षी, सांप, बहुत सारा जीवन अपने आप को वो बचा सके, अदर लाइफ्स टू सस्टेन, उनको नेचुरल एलिमेंट्स को बचाने में हेल्प करे, इसलिए वो बार बार बादलों से बाहर आता है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर पोएम। फर्स्ट वी सी द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। द ट्रीज लाइक tassels hit and swung. There seemed to rose a tune from miniature creatures accompanying the sun. देखिए, टसल मीन्स फूंदा, जो कुशन वगैरह पर्दों पर लटकता है, कपड़े का गुच्छा सा, सुंदर दिखाने के लिए, डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, वो टसल है। और स्वंग पास्ट टेंस ऑफ स्विंग, ठीक है। और मिनिएचर मीन्स किसी भी छोटे आकार को, रूप को, किसी भी बड़ी चीज़ का जो छोटा आकार होता है उसको मिनिएचर कहते हैं, लघु रूप। क्रिएचर छोटे मोटे जो जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो है। तो फर्स्ट लाइन में इसमें स्टेंजा में क्या बताना चाहती है हमें कवित्री कि गर्मियों के दिन में सूर्य की बादलों के साथ अटखेलियों का वर्णन किया गया है कि किस तरह सूर्य बादलों के पीछे जाकर छुप जाता है और कब वो बाहर आ जाता है। तो ये एक अटखेलियाँ सी हैं सूर्य और बादल की। द ट्रीज लाइक टसल हिट एंड स्वंग, तो पेड़ जो है पर्दे में लगे हुए फूंदों की भांति एक कतार में खड़े हैं
और सूर्य क्या कर रहा है, बादलों की ओर से झूलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सिमिली दिए इन्होंने टेसल से। देयर सीम्ड टू रोज अ ट्यून, रोज मीन्स राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज, उठी, एक स्वर लहरी, ट्यून उठती है, वहाँ पर एक स्वर लहरी उठती सी दिखाई देती है, जैसे छोटा सा जीव, फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर, छोटा सा जीव बादलों से, छोटा सा जीव किसको, सूर्य को कहा है, ये छोटा सा जीव बादलों से बाहर निकलता है और फिर अकम्पनिंग द सन, और पुनः उसी आकाश में बादलों के पीछे वो छिप जाता है। तो ये सूर्य की अटखेलियाँ हैं बादलों के साथ कि वो कभी अपीयर होता है और कभी डिसअपीयर होता है। सेकेंड स्टेंजा, फार साल्ट्रीज ऑफ समर enamoring the ear, they never yet did satisfy, remotest when most fair. Enamoring means enchanting, means आसक्त होना, मुग्ध होना, टू इन्फ्लेम विद लव। और रिमोटेस्ट मीन्स वैसे दूर के लिए होता है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा भी होता है, लिटिल के लिए भी आता है। तो साल्ट्रीज, साल्ट्रीज मीन्स हैं जो भजन वगैरह है, स्तुति गायन गीतों का संग्रह जो होता है वो। और बस समर आई गया ग्रीष्म के लिए। फार साल्ट्रीज ऑफ समर, ग्रीष्म काल में स्तुति के रूप में गाए जाने वाले गीतों के संग्रह की तरह। एनामोरिंग द ईयर, कानों को आसक्त करने वाले गीतों की भांति वृक्ष खड़े हैं। एनामोरिंग द ईयर। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, एनचांट तो करते हैं वो आपको, मंत्रमुग्ध तो आप होते हैं उनको सुनकर, लेकिन वह कभी भी, दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, वे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। यानी कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, जितना आप सुन रहे हैं आपको उससे ज़्यादा सुनने की इच्छा हो रही है मन में कि ये ऐसा संगीत कानों में और ज़्यादा पड़ता रहे। रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर, जबकि वे अधिकांश से अपनी राग, मधुर राग को तन्मयता से गा रहे हैं, वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन वो सेटिस्फाई हम हो नहीं रहे, हमको तो उससे ज़्यादा सुनने की इच्छा हो रही है। थर्ड स्टेंजा, द सन शॉन होल इट इंटरवल्स, then half, then utter bid, as if himself were optional and had estates of cloud. तो इसमें है utter means पूरा, complete, whole, और estate means a large area of land in the countryside that is owned by one person or family. जागीर कह सकते हैं हम इसे, estate of clouds, बादलों की जागीर। तो द सन शॉन होल इट इंटरवल्स, सूर्य जो है पूर्णतया कुछ कुछ देर के अंतराल पर, इंटरवल्स पर बादलों की ओट से बाहर आकर चमकता रहा। देन हाफ, देन अटर बिट, कभी वे आधा बाहर आता है, कभी वो बादलों से पूरा ढक लेते हैं। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, तो उनकी अटखेलियाँ देखकर कवित्री कहती हैं कि माना कि सूर्य स्वयं एक विकल्प था और बादल उसकी जागीर थे। एंड हैड ए स्टेट ऑफ क्लाउड। हिमसेल्फ मीन्स एच कैपिटल दिया गया है इसमें कि वो खुद एक शासक है, कौन, सूर्य, मोनार्क है, तो थोड़ा उसको और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल अंदाज में कहा गया है सूर्य को। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, वो खुद एक विकल्प था। एंड हैड ए स्टेट ऑफ क्लाउड्स, उसकी बादलों की जागीर है कि जब चाहे वो बादलों में छुप जाए और जब चाहे वो बादलों की ओर से बाहर आ जाए। फोर्थ स्टेंजा, सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम eternally from view, except it were a whim of his to let the orchards grow. Enfold means envelope, embarrass यानी ढकना, गले लगाना, छिपाना, और whim means सनक, लहर या मौज, a sudden idea or desire to do something. Orchards means फलों का बाग, फलोद्यान जिसे कहते हैं। तो sufficient to enfold him, हिम फिर कैपिटल है, सूर्य के लिए आ रहा है। तो बादल और सूर्य बारंबार, कई बार लुका छुपी कर रहे हैं। एनफोल्ड, कभी मिलते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। और एटर्नली फ्रॉम व्यू, बादल जो है पर्याप्त रूप से उसे अपने आकार में लपेट लेता है। एटर्नली फ्रॉम व्यू, शाश्वत रूप से चमकने वाला सूर्य नज़रों से ओझल हो जाता है।
शाश्वत जो लगता है कि हमेशा चमकता ही रहेगा, वे भी बादलों की ओट में जाकर छिप जाता है। एक्सेप्ट इट वर अ whim ऑफ हिज, सूर्य को भी सनक सी सवार थी कि अचानक बादलों की ओट से बाहर आकर चमकने लगता है। विम अचानक मतलब वो उसकी सनक है, उसका शौक है और उसका मूड है कि कभी वो आ जाता है कभी वो छुप जाता है। टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो, वो क्यों आ जाता है बाहर कि वो फलों के जो बाग हैं उसकी रोशनी में अपनी परिपक्वता की ओर बढ़े, ऐसा सूर्य चाहता है और वो ये कार्य लगातार जारी रखता है। यानी वो चाहता है कि उसकी रोशनी से वो जो ऑर्चर्ड हैं, फलों के बाग हैं, वो और ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा ग्रो करें, प्रोग्रेस करें। तो वो उनके लिए वो बाहर आ जाता है अपनी इच्छा से बादलों के पीछे से। स्टेंजा फिफ्थ, अ बर्ड sat careless on the fence. One gossiped in the land. On silver matters charmed a snake, just winding round a stone. फेंस मीन्स ज़मीन को जो बाड़ लगाते हैं, फेंसिंग, बाड़ से घेरना, सराउंडिंग लैंड विद द फेंस वो है। और इसमें देखते हैं अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, सूर्य और बादलों की लुका छुपी के बीच प्रकृति अपना कार्य निरंतर कर रही है। तो फेंस बाड़ पर एक पक्षी इस बात से बेखबर बैठा है कि क्या परिवर्तन का कार्य चल रहा है। अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस। वन गॉसिप्ड इन द लैंड, कि क्या परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इससे वो बिल्कुल ही केयरलेस है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नैक, सिल्वर रंग का जो सांप है धूप सेकने के लिए पत्थरों के पीछे से बाहर आता है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नैक। और जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन, और गली में सभी जीव जंतु बाहर आते हैं। सूर्य भी उनको लाभान्वित करने के लिए अपने प्रकाश की रश्मियों को बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यानी वो बाहर आ रहा है बादलों के, और जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उन पर अपना प्रकाश बिखेर रहा है। 6th stanza, bright flowers slit a calyx and soared upon a stem like hindered flags, sweet hoisted with spices in the hem. देखिए स्लिट मीन्स चीरा या दरार, एक कट जो लगा दिया जाता है। और कैलिक्स बाह्य दलपुंज, खिलने से पहले जो फूल होता है उसके लिए आ रहा है। कली की रक्षा करने के लिए जो हरे रंग के पत्ते होते हैं वो कैलिक्स, उसमें से फिर पेटल्स निकलते हैं और कली खिलती है, वो कैलिक्स है। और सौर मीन्स हवा में ऊंचे उड़ना, स्टेम मीन्स तना, और हिंडर मीन्स व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा करना, यानी किसी काम में बाधा डालना, हिंडर। और हॉइस्ट मीन्स मतलब फहराना है, झंडा फहराने के लिए आता है। और हेम मीन्स एक गोट या स्कर्ट पैंट आदि के लिए जो एक किनारा बनाया जाता है उसको हेम कहते हैं। और स्पाइस मीन्स मसाला नहीं है यहाँ पर, किसी स्थिति को अधिक उत्तेजक बनाने के लिए और ज़्यादा खुशबू के लिए आ रहा है, तेज़ बिखेरने के अर्थ में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स, तेज़ चटक रंग के फूल बाह्य दलपुंजों की दरार को चीरते हुए सूर्य के प्रकाश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। देखिए बेहद खूबसूरत प्राकृतिक वर्णन है इसके अंदर फूलों का, कि किस तरह से वो हरी जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स, उसमें से वो निकल कर कली खिलती है, तो वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। एंड सोड अपॉन ए स्टेम, और पौधे के तने के ऊपरी भाग से ऊपर की ओर हवा में उठ रहे हैं, जिस प्रकार से कोई छिपा हुआ झंडा मधुर गति से फहराया जा रहा हो, लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, जिस प्रकार से कोई छिपा हुआ झंडा। स्वीट हॉइस्टेड, मधुर गति से फहराया जा रहा हो, इस तरह वो कली निकल कर बाहर आई है। विद स्पाइसेस इन द हैम, इस फूल के अग्रिम भाग पर, आगे के हिस्से पर लगी हुई गोट में लगा जो पदार्थ है वो वातावरण को क्या कर रहा है, आभावान और मस्त बना रहा है। विथ स्पाइसेस इन द हैम, और ज़्यादा उसको मस्त और खूबसूरत और खुशबूदार बना रहा है। नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। 'Twas more I cannot mention, how mean to those that see,
Van Dyck's delineation of nature's summer day. तो मेंशन मीन्स वर्णन करना, जिक्र करना। तो ये उनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने शब्दों में उस खूबसूरती को बांधना। और डिलिनिएशन मीन्स रूपरेखा, चित्रण करना, आलेखन, ग्राफिक्स, वर्बल डिस्क्रिप्शंस, तो डिलिनिएशंस होता है। वैन डाइक ही लंदन के एक पेंटर हैं, चित्रकार हैं, जो 17वीं सदी के थे और बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं। तो इन 4 पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि प्रकृति का ये सुंदर दृश्य, इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंशन, सुंदर दृश्य मेरे वर्णन करने से भी ज़्यादा अधिक सुंदर है, जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकती, जिसको मैं अपने अल्फाज में नहीं बांध सकती, अपने शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। हाउ मीन टू दोज दैट सी, और ये कितना सार्थक है, मीनिंगफुल उन लोगों के लिए जो प्रकृति के सुंदर चित्रण को देखते हैं। हाउ मीन टू दोज दैट सी वैन डाइक्स डिलिनिएशन, उसी प्रकार से जैसे उन्होंने वैन डाइक के चित्र की रूपरेखा को देखा, ऑफ नेचर्स समर डे, और प्रकृति जो ग्रीष्म काल में खूबसूरत हो जाती है। ये वर्णन जो है लंदन और ऐसे ठंडे प्रदेशों का है जहाँ पर धूप के लिए और गर्मी के लिए लोग लालायित रहते हैं, तो इसलिए वहाँ की गर्मियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं और इसीलिए समर डे पर इन्होंने लिखा है और खूबसूरत मनोरम दृश्य इसको अपने शब्दों में इन्होंने बनाया है और हमें बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये पोयम आपके लिए बहुत कारगर होगी। आई होप दैट इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर सिलेबस टू कवर, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।